बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ और मुझे कहते हैं सना हाशमी। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। ये बात तो वज़ीर दाखिला साहब ने हमें बताई कि आइस का नशा जो है अब बढ़ता जा रहा है और न सिर्फ ये कि इस्लामाबाद बल्कि पूरे मुल्क में इसको वबा की कैफियत अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। लेकिन आइस के हवाले से जाहिर है हमारी रिसर्च डिपार्टमेंट टीम इस वक्त काम कर रही है और इस पर भी हमें इन डिटेल शो करना है। लेकिन गुज़िश्ता रात एक छापा पड़ा है कराची में एक मरतबा फिर शीशा कैफेज पर। ये शीशा कैफेज आज से नहीं चल रहे, अगर मैं गलत ना हूं तो कम से कम 10 सालों में इस शीशा कैफेज ने अपनी एक जिन्हें कहना चाहिए रूट्स जो है उनको मजबूत किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टिव्स के बाद, अहकामात के बाद इन शीशा कैफेज को न सिर्फ बंद करवाया गया बल्कि साथ साथ इन पर सख्त किस्म की पाबंदियां भी आयद की गई। लेकिन इस सब चीजों के साथ साथ ये शीशा कैफेज आज भी मुतहर्रिक हैं, आज भी काम कर रहे हैं और मतलब कम या ज्यादा कह लीजिए, थोड़ा या बहुत कह लीजिए, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं एक्टिव हैं। कराची समेत लाहौर, इस्लामाबाद के पॉश एरियाज में ये शीशा कैफेज चलाने वाले भी मौजूद हैं और ये शीशा कैफेज चल भी रहे हैं। नौजवान नस्ल के बारे में बारहा ये बात कही जाती है कि ये इस लत का शिकार हो रही है, लेकिन ये लत से ज्यादा एक फैशन एलिमेंट भी है। जो मेन्यूज होते हैं रेस्टोरेंट्स के, उसमें जो शीशा है उसको कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया जाता है, जो कि एक फैसिनेशन चीज भी है शायद लोगों के लिए। आज हम बिलखुसूस पूरे प्रोग्राम में थ्रू आउट इस शीशे के हवाले से बात करेंगे कि ये शीशा है क्या और इससे किस हद तक नुकसानात हो रहे हैं। दूसरी सतह पर जब हम देख रहे हैं कि कराची से लेकर खैबर तक जहां जहां भी शीशा कैफेज हैं उनके नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है, तो फिर किस तरह से किन किन इलाकों में ये नेटवर्क्स काम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं जिन्होंने आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ रखते हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद अशफाक साहब। आप वाइस प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं वजीर हुसैन खोसर साहब, आप एडवोकेट हैं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। और उनके साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट डॉक्टर वकार अहमद, माहिर माहौलियात हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनवायरमेंट के। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। डीप डाउन यकीनन एनवायरमेंट के हवाले से भी बात होगी, लेकिन ग्रास रूट पर क्या हो रहा है, ये ग्राउंड रियलिटीज क्या है, कहां कहां ये कैफेज ऑपरेटिव्स हैं और किन के कहते हैं ना कि पसे पर्दा हकायक कुछ और हैं। तो इसको जानने के लिए कराची के हमारे रिपोर्टर है बुरहान, उनके पास चलते हैं। वो कराची में इस वक्त किस एरिया में मौजूद है और क्या बता रहे हैं हमें इन कैफेज के हवाले से, जरा उनसे जानते हैं। बुरहान जरा बताइएगा कि कराची में ये कैफे नेटवर्क जो है शीशा कैफे, ये कहां कहां ऑपरेटिव है और जो गुज़िश्ता रोज कार्रवाई हुई थी उसका क्या अभी तक रिजल्ट निकला है। जी बिल्कुल, देखिए कि ज़िला शर्की के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता रात एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान जो है वो 40 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 5 जो थे वो मालकान थे जिनको फौरी गिरफ्तार किया गया और उसी वक्त उनके खिलाफ जो मुकदमात भी दर्ज किए गए। अब मैं आपको बताता चलूं कि ये है नॉर्थ नाज़िमाबाद का पोश इलाका 5 स्टार चौरंगी, जहाँ पे फूड स्ट्रीट्स बहुत मशहूर हैं और इस फूड स्ट्रीट्स की आड़ में ही जो थे वो कुछ शहर पसंद थे जिन्होंने जो है वो शीशा बार्स कैफ़ेज़ खोल रखे थे। पुलिस की जानिब से कार्रवाई होती थी लेकिन वो फिर खुल जाते थे, फिर कार्रवाई होती थी। लेकिन गुज़िश्ता 2 माह पहले यहाँ पे 5 शीशा बार्स थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उनको फिलफौर बंद किया गया। लेकिन अल फ़ाखिर नामी शीशा बार जो बंद किया गया था वो कल रात एक खुफिया इत्तला पर पुलिस को पता चला कि वो अलग जगह पे एक सैनिटरी की शॉप के ऊपर छत पे जो है वो शीशा बार खुला हुआ है। जब पुलिस ने यहाँ छापा मारा तो ये स्टूडेंट्स थे, मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेज के और कुछ तो 18 से कम उम्र के लड़के भी मौजूद थे जिनके पेरेंट्स को भी बुलाया गया और उनके सामने एक माफ़ीनामा भी लिखवाया गया। तैमूरिया थाने की हदूद की कहानी है। फिर SHO साहब ने जो है वो उनके वालिदैन से एक माफ़ीनामा लिखवाया और उनको बताया है तफसीलन कि ये इस बार हम लोग माफ़ीनामे पे छोड़ रहे हैं, अगली बार जो ऑर्डर है वो हमारे पास ये हैं कि उनके फिलफौर जो है वो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, अच्छा बुरहान, अब जरा मुझे ये बताएं कि ये जो कैफेज हैं, शीशा कैफेज हैं, ये इस वक्त भी कहा जाता है कि पुल के इस पार की कहानी और है और पुल के उस पार की कहानी और है। तो क्या डिफेंस के जो पॉश एरियाज में आता है उसमें भी क्या ये कैफे, ये शीशा बार्स इस वक्त काम कर रहे हैं, ऑपरेटिव हैं? वहां से आपको क्या इनसाइड स्टोरीज हैं?
हाँ जी बिल्कुल, देखिए कि क्लिफ्टन, डिफेंस, बोर्ड बेसन, ये पोश इलाकों में हमारी बात हुई थी एसपी क्लिफ्टन सुआयजीत उनसे, तो उनका यही कहना था कि हमारे जो करीबी और जिस चीज़ की हमें इत्तला मिलती थी कि ये शीशा बार्स खुले हुए हैं, उन पे तो हमने फौरी कार्रवाई कर ली है। लेकिन जब हमने उनसे मज़ीद उनको बताया कि यहाँ पे फलां जगह पर जो है वो यहाँ पर शीशा बार्स खुले हुए हैं, जब उन्होंने रिपोर्ट ली तो उनका भी ये कहना था कि हम छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला हमारा भी जारी है और ये हमारे पास एक मिशन है कि जितनी जल्द हो सके वो कराची शहर के अंदर जितने भी शीशा बार्स हैं, डिफेंस में हो, क्लिफ्टन में हो, बहादुराबाद में हो, नॉर्थ आज़माबाद में, उसको फिलफौर जो है वो उसको ख़त्म कर दिया जाए। और उनसे तफसीली रिपोर्ट जो इनके आला अफसरान मांगते हैं डेली की बेसिस पे कि शीशा बार्स, ये जो शीशा बार्स है इसमें एक शीशा की जो प्राइस है पर पर्सन कितना होता है, कितने रुपए में आपको ये शीशा एक्सेस होता है कि आप वहां बैठकर आराम से शीशा पी सकते हैं? कॉस्ट क्या है इसकी? ये जो शीशा की जो कॉस्ट है वो 800, ये जो शीशा मुख्तलिफ शीशा बार्स हैं और ये जो शीशा है वो इलाके के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इलाके के हवाले से शीशा के कुछ रेट भी बढ़ जाते हैं। अच्छा। अब जो नॉर्थ आज़माबाद में एक लोकल शीशा है तकरीबन 800, 1000, 1500, लेकिन यही शीशा आप अगर डिफेंस में कहीं जाएंगे तो वही शीशा 2500 से 3000 तक भी चला जाता है। बहादुराबाद में जाएंगे तो वो 1500 से 2000, मतलब ये एरिया वाइज भी इनके कॉस्ट बढ़ जाते हैं। और फ्लेवर्स भी यहाँ पे मुख्तलिफ फ्लेवर्स में लोग आते हैं। अगर हम कैटेगोरिकली ये जुमला इस्तेमाल करें कि कराची में इस वक्त भी शीशा बार ऑपरेटिव है तो सही होगा ना? अजीब, देखिए मुख्तलिफ जगहों पे अभी भी शीशा बार्स मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े मॉल्स हैं जिनके ऊपर एक प्राइवेट रूम्स बनाए गए हैं, फूड कोर्ट है, वहाँ पे भी शीशा बार है। हाईवे पे चले जाएं, हाईवे पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स मेन रोड पे जो मौजूद है वहाँ पर भी शीशा बार्स मौजूद हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से जो है वो गलियों मोहल्लों में कार्रवाई की जा रही है। Okay. बड़े थैंक यू वेरी मच बुरहान, ये आपने सिचुएशन हमें कराची की बताई है। अब हम जरा लाहौर चलते हैं, शौकत से पूछते हैं कि लाहौर में क्या हो रहा है, ये शीशा बार्स के ऊपर जो कार्रवाइयां हो रही हैं क्या ये कोई नताइज भी दे रही हैं या नहीं? वकार जरा आगाह कीजिएगा कि रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में शीशे को शामिल किया जाता है और इसको प्रिविलेज लिया जाता है उस क्लास की जानिब से जो जाहिर है उसको अफोर्ड कर सकती है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए शीशा कैफ़े के हवाले से तो ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है तमाम जो नई नस्ल है। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए पोश इलाकों की, तो पोश इलाकों में इसको फ़ैशन के तौर पर जो है जो कि ये नशा जो है वो लिया जाता है। इससे मुतअद्दिद बीमारियाँ, सांस की बीमारियाँ, कैंसर और दीगर बीमारियों का मौजब बन रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए लाहौर में शीशा कैफ़ेज़ के पॉइंट्स की, तो पोश इलाकों में अगर बात की जाए MM आलम रोड जो है वो सरे फरिश्त है, उसके साथ साथ इकबाल टाउन है, उसके साथ साथ जो कि लिंक रोड मॉडल टाउन है। मतलब यहाँ शीशा कैफेज हैं, यहाँ पे शीशा कैफेज मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल, यहाँ मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर शीशा कैफ़ेज़ मौजूद हैं। लेकिन उसके मुतबादल पुलिस ने भी जो कि भारी जो कि कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद जो कि शीशा कैफ़े थे उनको बंद भी कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसे अंडरग्राउंड हैं जिस पर जो कि अभी भी मौजूद हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी शीशा कैफ़े हैं इनको बड़े पोशीदा तरीके से जो है वो उसमें काम कर रहे हैं। एक अलग से प्राइवेट रूम्स लिए जाते हैं, बिल्डिंग्स में लिए जाते हैं पोश इलाकों में जो कि मुख्तलिफ घर हैं। अच्छा, जिन लोगों को वकार जो लोग इसमें पकड़े जाते हैं उनके साथ क्या कार्रवाई होती है? लाहौर में किस तरह की नौयत की कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं इसमें? बिल्कुल, जैसे ही कार्रवाई होती है तमाम मुलजमान को पकड़ा जाता है और ज़्यादा जो फोर्स किया जाता है वो मालकान के ख़िलाफ़ जो कि सख्त कार्रवाई की जाती है। जबकि जो लोग नई नस्ल के जो नौजवान लड़के हैं और लड़कियां ख़ास तौर पे शीशा कैफ़े में मौजूद होती हैं उनको जो कि यहाँ तो मोस्टली ये पोश जो कि अमीर तरीन घरानों के होते हैं और इनके जो वर्सा हैं वो इनको किसी असर सूख की वजह से छुड़वा कर ले जाते हैं। जबकि अगर शीशा कैफ़े मालकान की बात की जाए, वकार लाहौर में शीशा कैफेज में क्या प्राइस है? एक शीशा इनहेल करने के लिए कितने पैसों में वहाँ पे शीशा अवेलेबल होता है बार्स में? जी जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि पोश इलाकों में इसके रेट जो हैं 1500 से 2000 के करीब हैं। जबकि अगर पैराफ्री एरियाज़ में बात की जाए तो वहाँ पर 500 में भी मिल जाता है। और ये तमाम सामान जो है वो कलेक्ट किया जाता है और इसको मुकम्मल तौर पर एक हुक्के की शक्ल में इस पर कोयले वगैरह और फ्लेवर्स वगैरह रखे जाते हैं और जिनको ये बच्चे इनहेल करते हैं और मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं। ठीक वकार, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें लाहौर की सिचुएशन बताई, MM आलम रोड हो या इकबाल टाउन, वहाँ पर है 500 से लेकर
1500 में शीशा दस्तयाब होता है। इस्लामाबाद की कहानी क्या है ये भी जानते हैं सुहेब उमर से। सुहेब, हमें ये पता चला कि जब हमने आपसे लाइन अप करवा रहे थे इस तमाम सिचुएशन में कि इस्लामाबाद में ये वबा किसी हद तक कंट्रोल में है, क्या ये दुरुस्त बात है? जी बिल्कुल, आपको बताता चलूँ कि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार खान अफरीदी ने ये तमाम जो मंशियात हैं इसके ख़िलाफ़ सख्त क्रैक डाउन का एक अमल जारी रखा है। जो DC इस्लामाबाद हैं हमजा शफकात हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए इस्लामाबाद में एक क्रैक डाउन किया है। जितने भी ये शीशा बार्स हैं या जितने भी ऐसी जगह हैं जहाँ ऐसे काम शीशा बेचा जा रहा है उसके ख़िलाफ़ सख्त क्रैक डाउन अमल में लाया गया। इसके साथ साथ इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों जुड़वा शहरों में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए जितने भी शीशा बार्स हैं और जहाँ ये सामान इसका मकसद ये है कि इस्लामाबाद में इस वक्त शीशा ऑफ नहीं है, शीशा कैफेज नहीं है इस्लामाबाद। जी बिल्कुल, जो DC इस्लामाबाद है उन्होंने सख्त क्रैक डाउन तो किया है इसके खिलाफ, लेकिन जहां शीशा कैफ़ेज़ तो यहाँ इस्लामाबाद में ख़त्म हो गए हैं लेकिन कमर्शली नहीं बिक रहे। लेकिन ये जो शीशा होता है, जो हुक्का होता है, वो ऐसी बहुत से मकामात हैं जहाँ से वो दुकानों पे बेचा जा रहा है। उसके खिलाफ अभी तक मुकम्मल तौर पर क्रैक डाउन नहीं किया गया, उसको मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया गया। जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ शीशा काफ़ी हद तक बैन हो चुका है, वहाँ कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन ये जो शीशा है या हुक्का है, ये जो इसकी चीज़ें होती हैं वो जो दुकानें हैं, मुख्तलिफ दुकानें हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, वहाँ से लोग ले जाकर अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके खिलाफ अभी तक क्रैक डाउन किया जा रहा है लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया गया। ओके सुहेब, थैंक यू वेरी मच। आपने इस्लामाबाद की सिचुएशन से हमें आगाह किया और यकीनन हमारे तीनों का कराची से लेकर इस्लामाबाद तक की कहानी को सुन भी रहे थे। स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू एडवोकेट साहब, व्हाट्स द लॉ सेइंग फॉर रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ एन एक्ट, जो मुझे तो ये बहुत हीनियस क्राइम्स में लग रहा है, आपको भी क्या इसी तरह से दिखाई देता है? ऑफेंस तो ऑफेंस होता है, ऑफेंस तो ऑफेंस है, लेकिन हीनियस इन नेचर अलग चीज़ होती हैं जिसमें वेपन्स, इंजरीज एंड सो एंड सो होती हैं। बट इसमें भी सिर्फ डायरेक्टली तो एक बंदा ही मर रहा होता है ना? लेकिन सम प्रिवेंटिव लॉज जो हैं वो मौजूद हैं। प्रिवेंटिव लॉज के हिसाब से जो पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है वो 3 साल तक की गई है, स्पेशली इन शीशाज के लॉज जो मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान में। मोरसो जो शीशे के कानून, जो स्मोकिंग ऑफ द शीशा है उसके कानून के हिसाब से 3 साल की पनिशमेंट प्रोवाइडेड है और ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अच्छा। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का ऑब्जेक्ट ये होता है कि यू मे अरेस्ट एनी पर्सन हु इज़ कंज्यूमिंग, हु इज़ सेलिंग, हु इज़ प्रोवाइडिंग एंड हु इज़ डूइंग ऑल द थिंग्स। ठीक है, जो फैसिलिटेशन में भी जो भी होता है, होटल्स हैं, मालिकान हैं, कंज्यूमर्स हैं, प्रोवाइडर्स हैं, वेटर्स हैं या मैनेजर्स हैं, जो भी हैं या जो फैसिलिटेट करते हैं इस शीशा को, और वो है समरी ट्रायल। समरी ट्रायल का ऑब्जेक्ट ये होता है कि इफ यू आर गोइंग टू अरेस्ट एनीबॉडी, यू जस्ट पुट द अरेस्टेड पर्सन बिफोर द मैजिस्ट्रेट। मुझे तो थोड़ा बहुत मैं चाह रही हूँ आप उर्दू में बताएं ताकि अगर कोई सुन भी रहा हो तो अपने आसपास लोगों को आगाह कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को ये शायद मालूम। समरी ट्रायल का ऑब्जेक्ट ये होता है कि कोई भी कंज्यूमर, बायर, सेलर, ठीक है, जो भी है, खरीदार, पीने वाला या उसको बेचने वाला या फैसिलिटेट करने वाला, जो सहूलत प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो उनको अरेस्ट करने के बाद मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। तो मैजिस्ट्रेट इज बाउंड कि वो उनको 1 से 2 दिन तक उसका फैसला सुना दे। अच्छा, और उसको जस्टिस कर दे। उसकी सजा जो है वो 3 साल तक है और वो समरी ट्रायल में, अदरवाइज बेल में तो प्रोवाइडेड है। समरी ट्रायल जो होती है इसमें 1 साल तक या मैक्सिमम 6 महीने तक ये सज़ा दी जा सकती है और 1 लाख तक के फाइन जो होता है, 1 लाख का फाइन भी दे सकते हैं। और वो दे के उसको, अगर वो फाउंड हुआ गिल्टी तो उसको जेल भेजा जा सकता है। अच्छा। और ये अभी जो मैंने सुना है कि वो जो हल्फनामा लेके छोड़ देते हैं, दैट्स नॉट एन प्रोसीजर, यानी कि वो जो इलाके का थाना होता है वही हल्फनामा उनसे लिखवा लेता होगा। ये तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हल्फनामा दे ही नहीं सकते वहाँ पे। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है जब तक या तो कोर्ट छोड़े या उसको सजा दे। तो ये अपने हाथ में एक कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है अगर ऐसा हो रहा है तो, जैसे कि हमारे रिपोर्टर ने हमें आगाह किया। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये जहर जो हमारे बच्चे, नौजवान नस्ल अपने अंदर उतार रही है, इसके नुकसानात क्या है। फिर जब हम इस माहौल को देखते हैं जो कि जिसमें हम सांस ले रहे हैं, इस माहौल को हम किस हद तक आलूदा कर रहे हैं, इस पर इन डिटेल बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक। 1 घंटा शीशा पीने का नुकसान जो है वो 200 सिगरेट्स के बराबर है, ये कहना है आलमी इदारा सेहत का, जो उसकी अभी ताज़ा रिपोर्ट है। लेकिन जाहिर है हमसे बेहतर बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर मोहम्मद इशफाक साहब मौजूद है, डॉक्टर हैं आप हमें जाहिर है सही आगाह कर सकते हैं। सर, ये शीशा क्या वाकई इतना नुकसानदेह है जितना अभी तक हमने रिपोर्ट्स और रिसर्च में पढ़ा है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि शीशा स्मोकिंग की ही एक किस्म है, जिसमें बेसिकली जिसको हम हुक्का भी कहते हैं, ठीक है, कि एक कंटेनर में आप टबैको एंड चारकोल ऐड करते हैं एंड देन इट पासेस थ्रू द वाटर एंड देन इट गोज एंड वी देन इनहेल इट। ठीक है, जिसके बारे में ये मिथ है कि प्रोबेबली जब इसके जो नुकसानदेह इंग्रेडिएंट्स हैं, जो नुकसानदेह चीज़ें हैं टबैको की या चारकोल की, वो जब पानी में से गुजरती हैं तो शायद उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, जो कि बिल्कुल एक मिथ है। मतलब ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि जी को उसमें से गुजरने के बाद और शायद आप निकोटीन फ्री चीज़ ले रहे हैं या आप टार इनहेल नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि शीशा इज़ इक्वली हैज़र्डस जितना हम सिगरेट स्मोकिंग है। फ़र्क दोनों में ये भी है कि सिगरेट जब आप पीते हैं तो 4 से 5 मिनट 6 मिनट में लेती है एक सिगरेट कंजम्पशन, आपकी जो टाइमिंग है दैट डिपेंड्स अपॉन के जी कोई क्रॉनिक स्मोकर है तो वो ज़रा जल्दी पी लेता है, ठीक है, जो ज़रा कोई बिगनर है वो आराम से पीता है, तो 5 से 6 मिनट एक सिगरेट को लेने में लगते हैं। लेकिन जब आप शीशा पीते हैं या हुक्का स्मोक करते हैं तो आप 1 घंटा, जैसे आपने अभी कहा, 20 मिनट से लेकर 60 मिनट्स तक आप वो इनहेल कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल ये इक्वल है तकरीबन को 200 सिगरेट्स के बराबर आपने उस 1 घंटे में। अब दूसरा नुकसान शीशे का ये है कि जैसे मैंने अभी कहा कि इसमें 2 चीज़ें ऐड हुई, वन इज़ चारकोल जिसके अपने नुकसान हैज़र्ड्स हैं, एग्जैक्टली, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, एंड देन टार है, विच आर मोस्टली कार्सिनोजेनिक, वेरी नोटोरियस कार्सिनोजेनिक, यानी ये वो चीज़ें हैं जो कैंसर फैलाती हैं। मतलब हाँ, ये मतलब ये स्टार्ट है कैंसर का, अगर आप उनको कह रहे हैं कि कॉजेज में से कैंसर के लिए एक फैक्टर है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, कार्बन मोनोऑक्साइड और टार, ये दोनों ही कैंसर फैलाने में। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि लंग का कैंसर, मैं आगे जाके बताऊंगा तफसील से कि और कौन कौन से कैंसर है जो इसके साथ। थ्रोट का तो होता ही होगा जब आप इतना धुआं आपके अंदर जा रहा है। सेकंड अभी जो मैं ज्यादा कहूंगा कि जब आप सिगरेट पीते हैं, इसके बदले में जब आप सिगरेट पी रहे हैं तो आप ओनली यू आर टेकिंग निकोटीन। हाँ, आप शीशा जब स्मोक कर रहे हैं तो यू आर टेकिंग निकोटीन, यू आर टेकिंग टार, यू आर टेकिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। इट मीन्स कि 3 चीजें आप इनहेल कर रहे हैं। अच्छा, अब इसका ये मकसद नहीं है कि आप सिगरेट पीना शुरू कर दें, ये नहीं कि वो कहा जा रहा है कि सिर्फ आप निकोटीन ले रहे हैं, तो इसका ये भी मकसद नहीं है। हम बात इसलिए बता रहे हैं, कंपैरेटिवली बता रहे हैं। जब मैं आगे बताऊंगा तो मैं इन दोनों का एक तो कंपैरिजन बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि निकोटीन कितनी हैज़र्डस है हमारी सेहत के लिए। अच्छा, ये वाला एलिमेंट मैं आपसे जरूर पूछूंगी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि विदाउट निकोटीन, वेदर इट्स द टी एंड द कैफीन और कॉफी वगैरह में आप लेते हैं तो वो उनकी क्या कहना चाहिए, बॉडी उसकी जो है आदी हो जाती है, उसके बगैर नहीं चल सकते वो, ये भी एक कहा जाता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए, जब सिगरेट इंसान पीता है या इवन शीशा पीता है, फिर दोबारा क्यों पीता है? आखिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो है ना इसके अंदर, और वो है एडिक्शन। तो निकोटीन की एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जब आप निकोटीन लेते हैं तो इसकी एडिक्शन है, और उसी एडिक्शन को आप पूरा करने के लिए आप बार बार लेते हैं, शीशा भी लेते हैं, आप बार बार स्मोक भी करते हैं, तो डेफिनेटली निकोटीन की एडिक्शन है। तो निकोटीन कॉफी में और चाय में नहीं होती? दैट इज कैफीन, लेस ऑफ दैट निकोटीन। अच्छा, लेस ऑफ दैट होता है कैफीन। हाँ, कैफीन की नो डाउट इतनी ज़्यादा एडिक्शन नहीं है जितनी निकोटीन की एडिक्शन है। कैफीन की है नो डाउट। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग चाय कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा आदी होते हैं, एंड दे टेक टू मच कॉफ़ी, टू मच चाय, और जब पीते हैं तो उसके अपने हैज़र्डस इफेक्ट कैफीन के आने लगते हैं उनको, जैसे उनको हाइपरसिटी के प्रॉब्लम्स, एच पाइलोरी के प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक अल्सरेशन के प्रॉब्लम। अच्छा, एक चीज़ उसकी बात की आपने, मैं अभी इस पर दोबारा आती हूँ, थोड़ा हम माहौल के हवाले से भी। डॉक्टर साहब,
पैसिव स्मोकिंग होती है, एक तो आप खुद जब स्मोक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, खड़े होके कर रहे हैं, अकेले कमरे में कर रहे हैं या कहीं स्मोकिंग जोन में कर रहे हैं जाकर। लेकिन ये जो मुझे लगता है शीशा बार्स में जो होता है, एक तो ये बहुत कन्फाइंड जगह होती है या फिर एक ख़ास किस्म का एरिया होता है, रूम होता है, वहाँ स्मोक दर स्मोक हो रही होती है। ये कितना हार्मफुल है फॉर अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें उस एतबार से? देखिए, कोई भी जगह हो, क्लोज प्लेस हो, चाहे वो शीशा बार हो या कहीं घर में अगर स्मोक कर रहा है जी, तो स्मोकर के अलावा जो अतराफ़ के लोग हैं वो सब उससे मुतासिर होते हैं। जैसे हम इन्वायरमेंटल टोबैको स्मोक कहते हैं, या इसके दीगर नाम है पैसिव स्मोकिंग या सेकंड हैंड स्मोकिंग भी इसे कहा जाता है। सेकंड हैंड स्मोकिंग भी, तो ये तमाम जो है तरह की स्मोकिंग जो है ये सेकंड हैंड या दूसरों को भी पिला रहे हैं। तो उसमें बहुत सारी ऐसी गैसेज हैं, जैसे कि कुछ अभी इन्होंने बात की डॉक्टर साहब ने कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके अलावा दीगर बहुत सी कार्सिनोजेनिक गैसेज हैं, बहुत सारे और कंपाउंड्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर है। रफली टोबैको स्मोक से अब तक 4000 कंपाउंड जो हैं वो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जो कि कार्सिनोजेनिक है। तो 4000 के करीब कंपाउंड जो है वो टोबैको स्मोक से जो है वो प्रोड्यूस हो, यानी जो आइडेंटिफाइड है। तो आप ये देखिए इतनी बड़ी रेंज है, उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हार्मफुल हैं, नुकसानदेह हैं। तो अतराफ़ के जो लोग हैं वो भी मुतासर होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा इसमें एक जहरीली गैस है। उसकी खासियत ये है कि जब ये ब्लड में जाता है तो ऑक्सीजन को ब्लड से बाइंड नहीं होने देता, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। अच्छा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की परसेंटेज ब्लड में जितनी ज़्यादा होगी उसके नुकसानदेह असरात भी उतने ही ज़्यादा होंगे। अगर ये 5 से 7% है तो आपको हेडेक फील हो रहा होगा, और इस तरह से अगर 30% से बढ़ जाए इसकी वैल्यू, तो उसके बाद जो है वो आपकी बॉडी कोलैप्स हो सकती है। 50% से एक्सीड हो जाए तो जो है आदमी बेहोश हो सकता है। आपने अक्सर सुना होगा कि वो फलां जगह पे कहीं पर गैस भर गई घर में, और लोग मर गए, रात भर गैस भर गई, और वो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है जो साइलेंट किलर के नाम से के दौरान आपको वो आपके अंदर मतलब वो आपको कंटेन नहीं करती। हाँ, रात में जो है वो जला देते हैं। जी, हीटर्स होते हैं या दीगर चीजें होती हैं। ये अंगीठी है या हीटर है, जो भी जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड घर में जमा होती रहती है कमरे में, और उसकी वजह से जो है ये साइलेंट किलर है। तो यानी ये जो है इंसान के जो है ब्रेन को डेड कर सकता है अगर 50% से ये एक्सीड कर जाता है। और ये ऐसा ही होता है, अगर वो डेड जो हम देखते हैं वो शायद 50% अक्सर ये वाकयात सर्दियों में ये वाकयात बहुत सुनने को आते हैं। तो ये बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड ही है जो कि इसके मौजब बनता है। इसके अलावा दीगर बहुत सारे और नुकसानदेह चीज़ें हैं जो कि अच्छा, एक चीज़ मैं डॉक्टर साहब पूछना चाह रही थी आपसे। एक आजकल ये इस्तिलाह हो रही है या शायद मेरी निगाह में ये बार बार बात आ रही है, लोग कहते हैं ओपन एरिया में जाके आप स्मोक और हुक्का और शीशा कर लें, रदर देन दैट कि आप किसी रूम में या किसी ऐसी जगह रेस्टोरेंट्स में जो पैक एरियाज हों वहाँ पर करें। क्या इफेक्शन मतलब कितना हद तक आप समझते हैं कि ये डैमेजिंग है बोथ साइड, चाहे आप एक कमरे में बैठकर कर रहे हो या आप एक ओपन एरिया में जाकर स्मोक या शीशा कर रहे हो? डेफिनेटली क्लोज प्लेस किसी घर या कमरा वो ज़्यादा नुकसानदेह, इसमें गैसेज अक्यूमुलेट होती रहती हैं। लेकिन अगर ओपन एरिया में होगा तो और हवा चल रही है तो वो ज़्यादा बेहतर है कि हवा चल रही है तो वो चीज़ रिमूव हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। लेकिन हम अपने माहौल को भी माशाल्लाह भरपूर तरीके से आलूदा करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, लेकिन दुनिया भर में पब्लिक प्लेसेस पर, तमाम पब्लिक प्लेसेस पर जो है स्मोकिंग बैन है दुनिया भर में, इवन इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पब्लिक प्लेसेस पे ममानियत वाला ऑर्डिनेंस तो मैंने पढ़ा, लेकिन उसका फायदा क्या है सर? तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है, अगर तो खरीदने वाले तो खरीद रहे हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं, उसको लिखने से क्या फायदा हो रहा है? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आई। आई एम सॉरी अबाउट दैट। ये सिगरेट एक इंडस्ट्री है। कुछ व्यूज़ यही हैं कि हम इंडस्ट्रीज़ को या बिज़नेस को बंद नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ रॉन्ग इमेज। हम हर इंडस्ट्रीज़ को बंद कर सकते हैं जिसमें ह्यूमन लाइफ इन डेंजर होता है। ट्रू, एब्सोल्युटली राइट। दैट्स वाई एक कन्वेंशन हुई थी वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2005 में, रादर आई थिंक दैट्स इन 27 फरवरी 2005। उसमें कहा गया था कि जो आप टोबैको को एडवर्टाइज़ करते हैं, बिल बोर्ड्स पे शो करते हैं, टेलीविजन पे शो करते हैं, मीडियाज़ पे शो करते हैं, इधर प्रिंट और जो भी मीडियाज़ हैं, उनको उस कन्वेंशन के तहत
बैन किया गया था, जिसमें पाकिस्तान सिग्नेटरी है, लेकिन हमने उस इंडस्ट्रीज़ को बंद नहीं किए हैं नोइंगली दैट कि सिगरेट जो है मतलब अब वो इंटरनेशनल लॉज को भी यहाँ पे वायलेट कर रहे हैं। यहाँ पे नहीं, वर्ल्ड वाइड है ये दैट्स नॉट ओनली फॉर हम पाकिस्तान। सिर्फ अपने पाकिस्तान की बात करें, हम तो हर चीज में वायलेशन के आदी है ना, तो नहीं, उसमें भी कर रहे वायलेशन हैं। के आदि वो अलग चीज है, उसमें इंडस्ट्रीज को बंद करने के लिए नहीं कहा गया था, उसमें सिर्फ एडवर्टाइजमेंट को बैन किया गया था, जो कि हमारे यहाँ बैन है। ड्रामे में शीशा कैफे दिखाया जा रहा होता तो लिख दिया जाता है ये बच्चों के लिए नहीं है, अदरवाइज आप पीएनजी लिख दिया जाता है, लेकिन दिखाते जरूर है। ये बड़ी फिल्मों में, ड्रामों में, सब में जब सिगरेट पी रहे होते हैं या कोई अल्कोहलिक चीजें दिखा रहे होते हैं तो नीचे एक टिकर चला रहे होते हैं, लगा देते हैं कि बच्चों के लिए नहीं है। लेकिन ये एक दो के दैट्स अदर डिबेट। हम अब शीशे की जो बात कर रहे थे, शीशा जो है उसमें एक, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि निकोटीन का लेवल होता है, वो जब ब्लड में जाता है तो उससे इंसान जो होता है वो अनकॉन्शियस फील करते हैं। दैट इज एन इंग्रेडिएंट। जिस ब्लड में वो एक निकोटीन का लेवल बढ़ जाए तो वो अनकॉन्शियस लेवल पे चला जाए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, दैट इज प्रिवेंटिव अंडर पाकिस्तान लॉ। प्रिवेंटिव का ऑब्जेक्ट ये होता है कि वो चीज़ आप नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे देन यू आर द वायलेटर, एंड वायलेटर है तो आप पनिशमेंट है, पनिशमेंट है तो हमारे जो फोर्सेस हैं वो बाउंड हैं कि उसको प्रिवेंट करें। अगर वो मना नहीं कैसे करें सर? यहाँ पे तो कोई हलफनामा दे के छूट जाता है, हलफनामा पैसों में छूट जाता है, किसी का असर रसूख काम कर जाता है, शीशा कैफेस चल रहे होते हैं। दैट्स नॉट इन अ फॉल्ट ऑफ लॉ। वो कानून के जो है ये नहीं है, कानून तो मौजूद है, कानून तो मौजूद है, लेकिन हमारे इम्प्लीमेंटेशन में ये चीजें रुकावट जरूर बनती हैं। प्रैक्टिकली पाकिस्तान में हर दुनिया का बेस्ट लॉ अवेलेबल है, बिल्कुल ठीक है, अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज नहीं है तो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ नहीं है। ओके। और उसके साथ एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, हमारे जो सिस्टम है, रादर आई वुड से कि दैट इज एन जुडिशियल सिस्टम जो है वो कंपैरेटिवली वीक हैं, वो उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। सच केसेस को, इस तरह के केसेस को एड्रेस करने के लिए। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मैं एक सवाल करना चाहती, क्या ये जो अभी आप बात कर रहे थे, एडिक्शन की जो बात कर रहे थे, क्या शीशा भी एडिक्ट में आप समझते हैं कि आता है? क्योंकि मैंने ये देखा आज रिसर्च में कि ये लोगों ने ज्यादातर कहा कि हम फैशन में शायद इसको इस्तेमाल करते हैं। हमारी 6-8 लोगों की गैदरिंग होती है, हम बैठते हैं और हम एंजॉय करते हैं उस टाइम को। दो चीजें हैं ना, दो चीजें हैं। चीज तो वही है जो सिगरेट में है, निकोटीन। निकोटीन दोनों साइडों पे मौजूद है, एक में ज्यादा एक में कम, किसी लेवल तक, एक में ज्यादा कम, हाँ किसी हद तक आप ये कह सकती हैं, लेकिन ड्यूरेशन ज्यादा है। हाँ। मतलब एक जो 5-6 मिनट में आपने सिगरेट खत्म कर ली और एक आपने 1 घंटा आप इनहेल कर रहे हैं, फर्क तो पड़ेगा ना कि आपकी कंसंट्रेशन कितनी अंदर जा रही है और आपके लंग्स की क्या बर्बादी होती है। फिर दूसरे नंबर के ऊपर आप जब शीशा कैफे में जाते हैं तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि वो आप सिर्फ निकोटीन नहीं ले रहे, आपने चारकोल, देखिए कोयला भी है बीच में जो जला रहे हैं आप कोयला के साथ जो टार और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी आपको साथ हो रही है। अच्छा, नो डाउट कि हमारी यंग जनरेशन जितनी भी है वो इसकी तरफ माइल 2-3 वजूहात की वजह से है। एक डेफिनेटली निकोटीन की एडिक्शन तो है, जिनको है उनको मज़ा आता है क्योंकि वो निकोटीन ले रहे होते हैं। सेकंड, डेफिनेटली एक पीयर प्रेशर के हम 5-6 लोग हैं इकट्ठे बैठेंगे, एंड दैट हैज़ बिकम डेफिनेटली टू सम एक्सटेंट दैट हैज़ बिकम ए फैशन के जी। जो हमारी लड़कियां तो फैशन के लिए पीती हैं कि जरा उनको मुंह से धुआं निकालने में बड़ा मजा आता है। ये भी मैंने लड़कियों में एक ये मैंने सुना है, इसलिए लड़कियों में मैं आपको बताऊं 1920 में सबसे पहले जो 1920 में जब निकोटीन के बारे में कहा गया तो उस वक्त निकोटीन लड़कियों ने ही लेनी शुरू की सबसे पहले, और उसकी रीज़न पता क्या थी? निकोटीन लोअर्स योर वेट, इट डिक्रीजेज योर वेट। हाँ, अच्छा, ये बहुत अच्छा एलिमेंट है, मैं इस पे बात करूंगी डॉक्टर साहब आपसे। हाँ। क्योंकि जब हम माजी को देखते हैं तो हमारे यहाँ बड़ी बूढ़ियों को हमने हुक्का पीते भी देखा है और बीड़ी पीते हुए भी देखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा है, और ये एतराफ़ की ही बातें हैं और बाजी करीब की ही बातें हैं, लेकिन इसका इवेंचुअली जो इफेक्ट हमारी सोसाइटी पर आ रहा है वो बहुत हार्मफुल इफेक्ट है। इस पर हम बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान भी इसी स्टडीज के हवाले से बात हो रही थी कि शीशा किस हद तक हमारी जो है न सिर्फ ये कि नई नस्ल को तबाह कर रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो माजी में भी इसके कहीं ना कहीं ताने बाने मौजूद हैं जिसके असरात आज तक हमारे सामने हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर एसएसपी सेंट्रल आरिफ राव साहब हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज एक इंपॉर्टेंट कार्रवाई की है कराची में और कैफे शीशा को जो है वो बंद करवाया है, लोग भी वहां से गिरफ्तार हुए हैं। सर को शो पे वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने वक्त दिया। सर ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई में कितने मुल्ज़िमान थे जो वहां से पकड़े गए और किस नौयत का शीशा कैफे था जो वहां ऑपरेटिव था? जी, कल ये तैमूरिया थाने का इलाका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर ब्लॉक एल नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक प्राइवेट रेस्टोरेंट है जो रेस्टोरेंट की आड़ में एक शीशा कैफे रन कर रहे थे। तो कल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने वहां पर रेड किया और वहां से कोई 40 के करीब ये शीशा हुक्का और मुख्तलिफ फ्लेवर्स और इनकी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो रिकवर हुए और 5 लोग वहां से जो इसको रन कर रहे थे उनको हमने गिरफ्तार किया। ठीक है राव साहब, एक गिरफ्तारी हो जाती है, हमने देखा है कि बहुत ज्यादा एक्टिवली इस पर काम भी हो रहा है शीशे कैफेज को बंद करवाने के हवाले से, लेकिन इनको जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर प्रोसीजर क्या होता है सर? कितने अरसे तक इनको बेल मिल जाती है या इनके ऊपर कितने जुर्माने लगते हैं? देखिए, ये तो आपको पता है कानून को फॉलो करना होता है। हमने जब इनको गिरफ्तार किया हमने 269 और 270 जो सेक्शंस हैं पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड के उनके तहत हमने एफआईआर की और एफआईआर करने के बाद हमने इनको अरेस्ट करके इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ इनको प्रोड्यूस करना होता है। आगे इट्स अप टू दी कोर्ट के वो इसके ऊपर इनको बेल लेते हैं या इनको सजा करते हैं। हम अपनी प्रोसिक्यूशन में पूरी कोशिश करते हैं कि कंप्लीट एविडेंस के साथ जाएं। आगे जाहिर है ऑनरेबल कोर्ट की ये सवाबदीद होती है कि वो उसको किस तरीके से। ओके, अच्छा राव साहब, मैं ये पूछना चाहती थी कि ये आपने कहा सेंट्रल में कार्रवाई हुई है, क्या किसी शख्स की निशानदेही पर ये कार्रवाई आपने की थी या मजीद ऐसे जो रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे कि आज हमने रिसर्च में भी निकाला कि वहां पे मेन्यू में ये चीज डिसाइडेड है कि वहां शीशा आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, तो क्या कुछ इस तरह की नॉलेज आप लोगों के पास है, कुछ इस तरह की चीजें आई हैं सामने? जी, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा अगर कहीं भी ओपनली या हिडन वे में होता है तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। ये भी उसी कार्रवाई का एक हिस्सा था। इसके साथ ही हम एक अवेयरनेस कैंपेन भी रन कर रहे हैं। हम जा रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज में, अपने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे, मुख्तलिफ पब्लिक प्लेसेस पे और लोगों को बता रहे हैं कि ये शीशा हुक्का जो है ये बज़ाहिर एक आपको इंजॉयमेंट लगती है बट इट इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ और आप खुद भी अपने टीनेजर्स बच्चों को भी इससे बचाएं। ठीक है, एसएसपी सेंट्रल आरिफ राव साहब, आपने अपना वक्त दिया और कल की कार्रवाई के हवाले से हमें बताया। थैंक यू वेरी मच। और आप कह रहे हैं कि मजीद ये ड्राइव आगे भी चलेगी और प्रोग्राम्स भी हैं वो भी यकीनन पैरेलली चलना जरूरी है। लेकिन ब्रिगेड साहब एक बात कर रहे थे, फिर हम उससे बात आगे चलेंगे। आपने कहा कि 1920 में 1920 में 1920 में खवातीन से जब ये निकोटीन शुरू तो उस वक्त ये शुरू हुई कि वज़न रिड्यूस, निकोटीन वज़न रिड्यूस करती है, वज़न कम होता है, तो खवातीन ने ये पीना शुरू किया। फिर अवेयरनेस आते आते 1995 में, ठीक है, फिर कहीं जाके पता चला कि ये नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि निकोटीन आपका वज़न को कम करती है, लेकिन इसके जो अगर दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हुए जिसके बारे में अवेयरनेस आई। मसला मैं आप बताता हूँ कि निकोटीन करती क्या है। बेसिकली निकोटीन हमारे जिस्म में, हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 हिस्से सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, बिल्कुल ठीक है। बेसिकली सिंपैथेटिक सिस्टम जिसमें एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, एड्रेनालिन, ये जिसको हम कहते हैं, ये सिक्रीट होती है निकोटीन से। अच्छा, अब इसका काम ये होता है कि 2 काम करती है। वन इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ योर ब्लड वेसल्स, आपकी जो खून की नालियाँ हैं ये सिकुड़ती हैं शुरू हो जाती हैं और आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। अब जब आपके दिल की नालियाँ सिकुड़ती हैं तो ऑटोमेटिकली आप ये देखें कि जब सिकुड़ेंगी नालियाँ तो पूरे जिस्म के तमाम ऑर्गन्स में आपकी ब्लड सप्लाई विल बी जियोपार्डाइज्ड, कम हो जाएगी, डेफिनेटली कम हो जाएगी। इसीलिए जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जो लोग ज़्यादा शीशा घंटा पीते हैं, दे स्टार्ट हैविंग फीलिंग हेडेक, दे स्टार्ट हैविंग फीलिंग पेन इन देयर लेग्स, क्योंकि ये और उसके साथ साथ आपका टैकीकार्डिया होना शुरू हो जाता है। जब आपका ये होता है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब आपकी नालियाँ सिकुड़ती हैं तो आपका बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। अच्छा, ओके, मैं क्योंकि मैं रैपिड चल रहा हूँ, टाइम बहुत कम है। कॉज ऑफ कैंसर के 2-3 जो कि शीशा इनहेलिंग से हो सकते हैं वो मुझे जरा शीशा इनहेलिंग, जैसे मैंने कहा कि 2-3 चीज़ें हैं। पहले 2-3 चीज़ें हो जाती हैं। एक तो मुंह का
कैंसर, यस डेफिनेटली टार कार्बन मोनोऑक्साइड भी गया और निकोटीन भी बन गई, उसके बाद लंग का कैंसर है। और शीशे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये पीयर ग्रुप्स के साथ बंदा पीता है, बहुत सारे लोग पी रहे होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इसमें जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं लाइक ट्यूबरकुलोसिस, खुदा न खास्ता, खुदा ना करे, हेपेटाइटिस, खुदा न खास्ता, खुदा ना करे। अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस को उर्दू में क्या कहते हैं जरा ये भी लोग? टीबी, तपदिक और उर्दू में इसको टीबी कहते हैं आजकल, अगरचे इसका इलाज, लेकिन ये वो बीमारी है जो एक से एक पीयर को लग जाती है, क्योंकि अब मुंह वो भी लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे हैं, तो इसमें हेपेटाइटिस ए स्पेशली बहुत ही कॉमन। और जो ओरल कैंसर है वो तो खैर आप ये समझे कि ये तो हो ही रहा है ना, मतलब इससे तो आप जान छुड़ा ही नहीं सकते। और ज़रूरत से ज़्यादा जो चांसेस हैं दे आर लंग कैंसर के, लंग कैंसर, क्योंकि और वेरी अनफॉर्चुनेट ये है, मैं एक और बात बता दूं कि लंग कैंसर हाईली प्रोग्रेसिव होता है, बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है, बहुत ज़्यादा जल्दी करता है। और एक चीज़ जो मैंने खुद ऑब्जर्व की है, जो शीशा पी रहे होते हैं लोग उनको देखते हुए कि वो बहुत लंबे लंबे कश लेते हैं या वो बहुत ज़्यादा इनहेल करके एक्सहेल करते हैं, तो आपका लंग प्रोसीजर जो है वो किस हद तक पंप करता होगा, आप कितना उसको डैमेज कर रहे हैं, ये आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए। डॉक्टर वकार अहमद, क्योंकि ज़ाहिर है अब हम आउट ऑफ टाइम हो जाएंगे, लेकिन मैं आपसे डिटेल पूछना चाहती हूँ कि माहौलियात पर इस तरह के मुहर्रिकात के असरात हमें पूरी दुनिया में तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में और शहर कराची की अगर हम स्पेसिफिकली बात कर लें, जहाँ पर आलूदगी का एक जिसे कहते हैं ना अजदहाम मौजूद है, हर नौयत का आलूदगी हम देखने को मिलते हैं, नॉइस पोल्यूशन हमारे पास है और मजीद जाहिर है धुआं हर वक्त मौजूद है, फिर हम ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली है कि हम शीशा पिएंगे और उसको भी एक्सेल करेंगे बाहर। हाउ यू सी अबाउट दिस, द एनवायरमेंटल इशू इनसाइड द कराची इम्पोर्टेंटली? बेसिकली पब्लिक प्लेसेस से रिलेटेड अगर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को देखा जाए तो ये एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है। रेस्टोरेंट्स में या किसी भी और जगह पे शीशा अगर पिया जा रहा है, हुक्का पिया जा रहा है, तो वो एक सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एक हैज़र्ड है, और इससे जो है वो डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ भी हो सकती हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि कई गैसेस हैं इसमें, ख़ासकर कोयले में जो सल्फ़र बहुत ज़्यादा होता है, तो सल्फ़र जब वो जलता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड भी इसमें से निकल रही होती है, वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करती है। इसके अलावा जो धुआं जो है पार्टिकुलर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, सॉलिड पार्टिकल्स, वो भी एलर्जी और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज कर रही होती हैं। तो बहुत सारे रेस्पिरेटरी इश्यूज़ जो है वो इन जगहों पे जाने से भी होते हैं बल्कि लोगों को। इसके अलावा स्किन इरिटेशन, आइज़ इरिटेशन, ये सारी चीज़ें जब उसके स्मोक से जो है वो हो रही होती हैं। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ बहुत सारे हैं जो कि इससे एसोसिएटेड हैं, हुक्का या शीशा जो भी आप इसको कहें। इसके अलावा कोई भी अगर किसी भी किस्म की स्मोकिंग हो रही है तो उससे एसोसिएटेड जो भी रेस्पिरेटरी इशू है। आर यू सैटिस्फाइड एडवोकेट साहब विद द लॉज व्हिच वी आर हेडिंग इट, लेकिन हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन को रो रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, एनी काइंड ऑफ एन सजेशन अबाउट दैट, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट आवर लॉ? इम्प्लीमेंट करने का एक ही इसको हम ले लें एज एन वार फुटिंग बेस पे, कंसिडरिंग इट एज एन सोशल क्राइम, और इसको हम जैसे जैसे ऐसे साहब ने कहा है कि हमने FIR लॉन्च करके और उनको कोर्ट के हवाले कर दिया, नाउ इट्स कोर्ट टू डिसाइड। इसकी मेरे जहन में एक सजेशन कह ले, या मेरे जहन में आपसे बात करते हुए बात आ रही थी, कोई जिसे कहते हैं ना ऑन द स्पॉट जिसे आप पकड़ें तो उसी वक्त आपको सजाएं जो है उनको क्लियर होनी चाहिए। नहीं, उसी वक्त सजा तो पुलिस तो नहीं दे सकती, ऑब्वियसली नॉट पुलिस, लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट्स और इनके साथ कार्रवाई उनके पास है ही समरी ट्रायल का ये इश्यूज होते हैं, क्योंकि सर्टेन लॉज हमारे पास मौजूद हैं रिगार्डिंग द शीशाज, नॉट ओनली PPC बट अदर लॉज जो और कोई कानून भी हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, और वो उन कानूनों को उन्होंने समरी ट्रायल बना दिया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, समरी ट्रायल का ऑब्जेक्ट ये होता है कि देन एंड देयर डिसाइड करते हैं, ये एक पेपर आ गया है, ही हैज कमिटेड दिस क्राइम, और ये एविडेंस है, ये चीज़ें सामने रखी हैं, और उससे फौरी आपको रैपिड वो वहाँ पे वो कहता है कि आपने किया है नहीं किया है, वो बोलता है नहीं किया है, नहीं किया, इट्स ओके भाई आपने बता दें कैसे उन्होंने किया है। वो देन एंड देयर सिंगल डे प्रोसीडिंग होती है, मैक्सिमम नेक्स्ट डे पे चले जाते हैं और उसको फैसला सुनाते हैं, आइदर एक्यूटल और कन्विक्शन। देन एंड देयर जो है जस्टिस आपको मिल रहा है, और ऐसे मामलात पर देन एंड देयर ही जस्टिस होनी चाहिए, लेकिन ये लॉ मौजूद हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, एनफोर्स करना, ये हमारे इश्यूज हैं। इसको हमारे
सिस्टम जो है वो एज एन सोशल क्राइम की तरह अगर ट्रीट करेगी तो मुझे एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ गया ब्रिगेड साहब, आपसे बात करते हुए ही शो का वक्त भी खत्म हो जाएगा। मुझे सिर्फ ये बता दें कि कुछ लोग कहते हैं कि हम सिगरेट या शीशा या इस तरह की चीजें इसलिए लेते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अब उसका आदी हो गया है, तो बहुत सारी चीजों के लिए उनको प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत अच्छा बात आपने की, मैं ये करना भी चाह रहा था कि देखिए जैसे मैंने कहा कि इसकी एडिक्शन तो है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल लास्ट मिनट जल्दी से हमने बात को जब एडिक्शन है, अच्छा एडिक्शन को आप इसको छोड़ा कैसे जा सकता है? जब इसको छोड़ता है तो उसमें इरिटेबिलिटी और डिप्रेशन होती है पेशेंट को, उसी डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी को कम करने के लिए बंदा दोबारा पीता है। लेकिन ये दुनिया का, मैं सबको कहूँगा कि ये वाहिद नशा है जो आप अपनी विल पावर से छोड़ सकते हैं, ओनली वाहिद नशा। और ये जो लेम एक्सक्यूजेस हैं कि मुझे डाइजेस्ट नहीं होता और मेरे साथ ये हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है, सब कुछ हो जाता है। आपके अंदर थोड़ी विल होनी चाहिए। निकोटीन के मैंने आपको साइंटिफिक रीजंस बताई हैं। बिल्कुल ठीक है। विल पावर प्लीज मैं अपनी नौजवान नस्ल को फिर कहूँगा कि आप काइंडली अपनी विल पावर से वक्त पे ही इसको छोड़ दें। ब्रिगेडियर मोहम्मद अशफाक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए। वजीर हुसैन खोसो साहब थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। डॉक्टर वकार अहमद आपका बेइंतहा शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। और जाहिर है हमारे तमाम नुमाइंदगान का जिन्होंने हमें अपडेट किया कराची से इस्लामाबाद तक, और इसके साथ साथ SSP आरिफ राव साहब का भी। मुझे नहीं पता कि मेरे शो करने के बाद जितने भी हमारे देखने वाले हैं क्या उनके बच्चे या वो खुद लोग जाकर शीशा पिएंगे या उसको इनहेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश और मेरी आप सबसे दरख्वास्त यही होगी कि जो चीज़ें आपकी सेहत से खेल रही हैं कम से कम उसको लेना बंद करें। आप पैसा देकर जहर खरीद रहे हैं और उस जहर को अपने बच्चों तक भी पहुंचा रहे हैं और वो बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा काम यह है कि हम आगाही दें और बेहतर मालूमात आप तक पहुंचाएं। अमल करना बहरहाल आपकी जिम्मेदारी है। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।